तारीख थी 4 नवंबर 1979। ये दिन अमेरिका कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की वजह से दुनिया का सुपर पावर अमेरिका अपने घुटनों पर आ गया था। आज भी जब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया के कई सारे देश अमेरिका के डर से चुप हैं, ऐसे में एक देश है जो खुलकर बोल तो कुछ नहीं रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर वो जाल बुन रहा है अमेरिका और इजराइल के लिए। देश का नाम है ईरान, जो हमास को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, सीरिया की सरकार को सपोर्ट करता है, यमन के हूती रेबल्स को भी सपोर्ट करता है और हथियार देता है। इन सभी ग्रुप्स ने पिछले दिनों इजराइल पर मिसाइल दागे हैं और इजराइल भी इन ग्रुप्स के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसे कहा जा रहा है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन अमेरिका भी कम नहीं है। इजराइल को चारों तरफ से घिरता देख उसने भी इन देशों पर दबाव बनाने के लिए अपने सैनिक इन जगहों पर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने भी सीरिया में ईरान सपोर्टेड मिलिशिया ग्रुप इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGS के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। इसलिए ईरान को भी मालूम है कि अगर वो युद्ध में उतरता है तो उसे अमेरिका से टकराना होगा। इसलिए पूरे इलाके में सिचुएशन बहुत ही संवेदनशील है, सेंसिटिव है, और दोनों ही देश आसानी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन दोनों देशों की अदावत पुरानी है और आज इस वीडियो में अमेरिका ईरान की दुश्मनी की तह में जाएंगे डिटेल में और जानेंगे कि कैसे इंडिया के यूपी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने ईरान को ताकतवर मुल्क बनाया और पूरी तरह बदल कर रख दिया। अमेरिका से टकराया, ना तो कभी डरा, ना उसकी सुनी, ना घुटने टेके। तो कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास से, जब अंग्रेज, फ्रेंच, डच और पुर्तगाल जैसे देश अपने कब्जाए हुए देशों को छोड़कर अपने वतन वापस जाने लगे थे। इस दौरान मिडिल ईस्ट में तेल की खोज हुई, बहुत सारा तेल। ईरान में भी कच्चे तेल का भंडार मिला और पूरी दुनिया के ताकतवर देशों की नजर में चढ़ गया। ब्रिटेन और रूस ने कच्चे तेल का बिजनेस ईरान से करना शुरू कर दिया। ईरान को गुलाम तो नहीं किया, लेकिन ईरान का तेल बेचकर मुनाफे का बड़ा हिस्सा अपने पास रखने लगे। ये वो वक्त था जब ईरान में पहलवी राजवंश का राज चलता था, जिनके बारे में कहा जाता था कि साल 1925 में उनको राजगद्दी दिलाने में ब्रिटेन और रूस ने उनकी मदद की थी। इसलिए उन्होंने तेल के इस खेल को चलने दिया। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के दौरान ईरान और नाजी जर्मनी के बीच दोस्ती बढ़ने लगी तो ब्रिटेन और रूस नाराज हो गए। ब्रिटेन और रूस को आशा थी कि ईरान जर्मनी पर हमला करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। साथ ही ब्रिटेन को डर सता रहा था कि 1909 में बनी और 1914 में ब्रिटेन को दी गई एंग्लो पर्शियन ऑयल कॉरपोरेशन से उन्हें होने वाला मुनाफा कम हो जाएगा, खासकर आबदान के तेल भंडार जर्मनी के पास चले जाएंगे। जब ईरान ने अपने देश से जर्मन नागरिकों को उस वक्त निकालने से मना कर दिया तो इससे युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। 1941 के अमेरिकी ईरानी युद्ध की वजह से उस वक्त के शासक रेजा शाह को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और उनकी जगह मोहम्मद रजा पहलवी सत्ता में आए। इसी के साथ मित्र देशों के लिए ईरान में पर्शियन कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईरान में कई बदलावों की शुरुआत हुई, जिसने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का गेम बिगाड़ दिया। 1949 में ईरान में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता कमजोर पड़ने लगी। देश राजशाही से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ईरान में प्रधानमंत्री चुने जाने के बावजूद अगले कुछ सालों में कोई भी प्रधानमंत्री 2-4 महीने से ज्यादा टिक नहीं पा रहा था। इसी के चलते ईरान में लोगों ने सोशल और पॉलिटिकल बदलाव की जरूरत महसूस की। 1952 में देश के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुसद्दिक ने इन बदलावों के लिए काम करना शुरू किया। इन्हीं में से एक बदलाव था ईरान की तेल कंपनियों का नेशनलाइजेशन। मतलब तेल की कंपनियां अब हो गई सरकार की, और ईरान ने ये मांग रखी कि ईरान से होने वाले तेल मुनाफे में जो 85% हिस्सा ब्रिटेन को जाता है उसे कम किया जाए, ताकि ईरान के तेल का लाभ, उसका फायदा ईरान के लोगों को हो सके। अमेरिका भी इस समय तक ईरान के तेल में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगा था। तो ईरान के तेल के नेशनलाइजेशन का दोनों ही देशों ने पुरजोर विरोध किया। ब्रिटेन का कहना था कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का स्वामित्व, मालिकाना हक उनके पास है, जबकि ईरान का कहना था कि तेल उनका है और वो इसे अपने फायदे के लिए जैसे चाहेंगे वैसे इस्तेमाल करेंगे। और 1953 का वो साल था जब अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी की पहली नींव रखी गई, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवाया। भले ही अमेरिका ये दावा कर रहा था कि उसने ईरान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए ये तख्ता पलट करवाया था, लेकिन अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देख रहा था और ईरान के शाह को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। इसे ऑपरेशन एजिक्स नाम दिया गया था।
इस तख्तापलट के बाद जो भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक बदलाव ईरान में आते हुए दिख रहे थे वो गायब होने लगे और एक बार फिर मोहम्मद रजा शाह पहलवी देश के सबसे बड़े नेता बन गए। माना जाता है कि इसी वजह से ईरान के लोगों का गुस्सा अमेरिका और मोहम्मद रजा शाह के खिलाफ भड़कने लगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के तेल का 40% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। इससे ईरान के लोग नाराज हुए तो मोहम्मद रजा शाह पहलवी के साथ मिलकर लोगों को कंट्रोल करने के लिए CIA की ही तरह ईरान में शाह को भी सीक्रेट पुलिस खड़ी करने में अमेरिका ने मदद की और आखिर में अमेरिका के दम पर ही ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी नींव रखी। अमेरिका के लिए ये संबंध जरूरी था ताकि वो रूस के बढ़ते प्रभाव को ईरान में कम कर सके। लेकिन इस दौरान ईरानी शाह रजा पहलवी जनता की आंखों में पूरी तरह अमेरिका के कठपुतली बन गए थे, पपेट बन गए थे। इसी कारण ईरान में शाह विरोधी और अमेरिका विरोधी क्रांति ने जन्म लिया, जिसे चलाने वाले थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। यही आगे चलकर ईरानी क्रांति के लीडर बने, जिसने ईरान में राजतंत्र को खत्म किया। खुमैनी मूल रूप से भारत से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें अमेरिका ने भारतीय मुल्ला और विदेशी एजेंट का नाम दिया था। आयतुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मसूवी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले थे, जो 18वीं सदी के शुरुआती दशकों में अवध के नवाबों के साथ काम करते थे। इसी दौरान 1830 के दशक में वो एक धार्मिक यात्रा पर ईरान और इराक गए और वहाँ के इस्लामिक कल्चर से प्रभावित होकर ईरान के खुमैन गांव में बस गए। इसलिए एक पीढ़ी बाद उन्होंने अपना नाम खुमैनी कहना शुरू कर दिया। पूरे 1970 के दशक में ईरान के लोगों को शाह के खिलाफ भड़काने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके विरोध में ईरान की सरकार ने इन्हें 1978 में भारतीय मुल्ला और ब्रिटेन का एजेंट, आशिकाना, गज़लों में खोया रहने वाला बुढ़ा बताया था। यह आर्टिकल इराक के नेशनल अखबार में पब्लिश हुआ था। जब इस आर्टिकल के बारे में लोगों को पता चला तो जनता भड़क उठी। 1978 से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शनों का यह सिलसिला आखिरकार 1979 में ईरान की क्रांति के साथ पूरा हुआ। खुमैनी ने बहुत कम उम्र से ही खुद को इस्लाम के इमामिया समूह के लीडर के रूप में इस्टेब्लिश किया था और बाद में खुमैनी ने खुद को इस्लाम के नेता के रूप में लोगों को दिखाया और लोगों का सपोर्ट भी उनको हासिल हुआ। ईरान के शाह के सत्ता का विरोध करने के कारण खुमैनी को 15 साल के लिए सत्ता से बाहर कर दिया गया था, लेकिन ये उनके लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ। 1970s का दशक आते आते ईरान में खुमैनी ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर हो चुके थे। खुमैनी शिया इस्लाम के मूल्यों पर आधारित एक धार्मिक सत्ता यानी कि थियोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने ईरान पर बढ़ते वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि पश्चिमी देशों के प्रभाव का खूब विरोध किया। कहा यह भी जाता है कि खुमैनी ने अमेरिका और रूस दोनों को शैतान कहा था और ईरान को दोनों देशों के प्रभाव से छुटकारा वे दिलाना चाहते थे, ऐसा वे कहते थे। खुमैनी ने पहलवी शाह का विरोध तब बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया था जब शाह ने ईरान में वाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। इसके ज़रिए शाह ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह ही आधुनिक बदलाव लाना चाहते थे, जैसे महिलाओं को वोट देने का अधिकार, गरीबों में ज़मीन का बंटवारा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना। लेकिन खुमैनी ने इसे यहूदी साजिश करार दिया था और इस तरह के बदलावों का विरोध किया था। लेकिन इस विरोध की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और 1964 में उन्हें देश से निकाला दे दिया गया। देश से दूर रहते हुए खुमैनी ने व्हाइट रेवोल्यूशन का विरोध किया। हालांकि खुमैनी ने शासन में आने से पहले तक ईरान और अमेरिका के तेल बिजनेस का विरोध नहीं किया और कई डॉक्यूमेंट से मालूम चलता है कि अमेरिका ने खुमैनी को ईरान वापस आने में मदद की थी। लेकिन बाद में खुमैनी ने अमेरिका का पूरी तरह विरोध किया, खासकर ईरानी क्रांति के बाद। लोग मानते हैं कि अमेरिका की कठपुतली बनने से खुमैनी ने इनकार कर दिया था। खुमैनी को देश से निकालने के बाद तो वे और पॉपुलर होते चले गए। उनके भाषण उस जमाने में कैसेट्स में डालकर बेचे जाते थे और लोग खूब सुनते थे और कहते हैं कि उनके इन्हीं विचारों की वजह से ईरान में क्रांति के लिए ज़मीन तैयार हुई। और जब अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में इजराइल का पक्ष लिया तो ईरान सहित मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देश अमेरिका से नाराज़ हो गए। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत जैसे देश तेल उत्पादक देशों के समूह यानी कि ओपेक का हिस्सा थे, जिन्होंने 1973 में ये फैसला लिया कि अमेरिका जैसे इजराइल को समर्थन देने वाले देशों में तेल नहीं बेचा जाएगा और इसके कारण 1973 में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी हुई और इसका खामियाजा मुस्लिम देशों को ही चुकाना पड़ा। ईरान की इकॉनमी भी गड़बड़ा गई, लेकिन इससे फ़ायदा हुआ खुमैनी को। ईरान की इकॉनमी ख़राब हुई तो शाह के वाइट रेवोल्यूशन के ख्वाब चरमरा गए
और उनसे अमेरिका भी नाराज़ हो गया और खोमैनी ने इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका और ईरान के शाह के ख़िलाफ़ माहौल तैयार किया और वाइट रेवोल्यूशन को इस्लाम के ख़िलाफ़ बता दिया। 1978 के बाद जनता ने खोमैनी को ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया और सड़कों पर आ गए। ईरानी शाह को हटाने की मांग तेज़ होने लगी और 1978 में ही सितंबर आते आते ईरानी जनता ने तेहरान के शाहयाद चौक को घेर लिया। लाखों की भीड़ थी। अपने खिलाफ होती इस क्रांति को देख ईरानी शाह ने भी तुरंत इस जन आक्रोश को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया, लेकिन इससे हालात और ख़राब हो गए। पूरे देश में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए। पहले से ही मुश्किल में पड़ी ईरान की इकॉनमी का और बुरा हाल हो गया और जनवरी 1979 तक ईरान में वायलेंस होने लगा। लोग जहां तहां आगजनी करने लगे। प्रोटेस्ट कर रही जनता चाहती थी कि खोमैनी को फ्रांस से ईरान वापस बुलाया जाए और शाह को हटाया जाए। आखिरकार शाह को ईरान छोड़ना पड़ा और ईरान में राजतंत्र का अंत हुआ। इस पूरे दरमियान अमेरिका ने ईरान के शाह को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि ईरान के अगले शासक का इंतजार करने लगा और उसने खोमैनी पर दांव लगाया। खोमैनी की छवि एक अहिंसक लेकिन इस्लामी नेता की थी और अमेरिका को विश्वास था कि इससे ईरान में डेमोक्रेसी के आने के रास्ते खुल सकते हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने खोमैनी के ईरान वापस लौटने को सपोर्ट किया, जिसके बाद 16 जनवरी 1979 को शाह परिवार समेत ईरान छोड़कर अमेरिका चले गए और बाद में इजिप्ट चले गए, जहां 1980 में उनकी मृत्यु भी हो गई। शाह को अमेरिका से जिस सपोर्ट की उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिली, क्योंकि अमेरिका खुद ईरान में नई सत्ता को एक तरह से स्वीकार कर चुका था, खोमैनी की सत्ता। शाह ने भागने से पहले विपक्षी नेता शापोर बख्तियार को प्रधानमंत्री बना दिया था और नए प्रधानमंत्री ने खोमैनी को वापस आने की इजाज़त दे दी थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 12 फरवरी 1979 को खोमैनी फ्रांस से ईरान लौट गए। इस समय तक खोमैनी को ईरानी सरकार अपना नेता मान चुकी थी और उनका स्वागत लाखों की भीड़ ने बड़े उत्साह से किया था। हालांकि अमेरिका को खोमैनी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन खोमैनी ने उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और ईरान के नए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने इस्लाम के तर्ज पर अपनी सरकार बनाने का भी दावा किया। उन्होंने 16 फरवरी को मेहदी बाजारगान को नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, जिससे देश में 2 प्रधानमंत्रियों की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके कारण ईरान के अंदर फिर से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। ईरान की वायुसेना ने खोमैनी को अपना नेता मान लिया। वहीं उसकी जो थल सेना थी, ज़मीनी सैनिक जो थे, वो बहुत से सैनिक खोमैनी के समर्थन में खड़े हो गए, कुछ उधर की साइड में थे। इस तरफ अमेरिका की शह में पहलवी शाह भी अपनी वापसी का रास्ता ढूंढ रहे थे। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। 20 फरवरी को शाह समर्थक इंपीरियल गार्ड्स और वायुसेना के बीच आपस में युद्ध हो गया, जिसमें शाह समर्थक सेना हार गई और पहलवी शाह के वापस सत्ता में आने के सभी दरवाजे बंद हो गए। इस क्रांति के बाद अप्रैल 1979 में एक जनमत संग्रह करवाया गया। ये जनमत संग्रह ईरान के अगले कई दशकों की तकदीर तय करने वाला था और यहीं से ईरान के इस्लामीकरण ने इस कदर जोर पकड़ा कि अगले कुछ सालों में ईरान का हुलिया सोशली और कल्चरली पूरी तरह से बदल गया। ईरान को इस्लामी गणतंत्र घोषित किया गया। इसी के साथ ईरान में प्रधानमंत्री का शासन भी समाप्त हो गया और उसकी जगह राष्ट्रपति के शासन ने जगह ले ली। जो सरकार चुनी गई उसमें खोमैनी को देश का सबसे बड़ा नेता चुन लिया गया। खोमैनी ने अमेरिका से अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर रोक लगाने का फैसला किया, जिसने ईरान और अमेरिका को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। ईरान और अमेरिका ने आपस में राजनयिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर ली, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ईरान में अमेरिकी दूतावास में रह रहे लोगों को हुआ। इसी साल तेहरान में ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास में 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। लोगों ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर से मांग की थी कि ईरान से भागकर अमेरिका में रह रहे पहलवी शाह को ईरान को वे दे दें। अमेरिका इससे पहले कि कुछ कर पाता, इजिप्ट में पहलवी शाह की जुलाई 1980 में मौत हो गई। लेकिन बावजूद इसके अमेरिकी दूतावास में कैद नागरिकों को नहीं छोड़ा गया। इन 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। अमेरिका ने 2 मोर्चों पर इस मामले से निपटने की कवायद की। पहला तो ये कि अमेरिका ने इराक का समर्थन किया जब उन्होंने 1980 में ईरान पर युद्ध की घोषणा कर दी। दरअसल इराक को यह डर था कि ईरान में शिया मुसलमानों के शासन से इराक के बहुसंख्यक शिया मुसलमान भड़क सकते हैं और वो तत्कालिक सद्दाम हुसैन की सरकार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इराक को यह भी डर था कि पहलवी शाह के चले जाने के बाद ईरान की व्हाइट रेवोल्यूशन की नीति खत्म हो जाएगी और ईरान एक बार फिर अपना ध्यान अमेरिका से हटाकर
मिडिल ईस्ट पर कायम कर देगा। इन सभी वजहों को देखते हुए दोनों देशों के बीच एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसने अगले 8 सालों में दोनों देशों की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने इस लड़ाई में इराक का साथ दिया और इन 8 सालों में इराक को अमेरिका से खूब कर्ज मिला। हालांकि इस कर्ज के बोझ के कारण इराक की इकोनॉमी और बर्बाद हो गई। ईरान ने इसके उलट किसी देश से कर्जा लेने से मना कर दिया और अपने युद्ध का खर्च अपना तेल बेचकर पूरा किया। लेकिन 8 साल होते होते दोनों देश आर्थिक रूप से कंगाली के कगार पर पहुंच चुके थे। हालांकि वेस्टर्न पावर्स का तेल की दुनिया में अभी इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ था। 8 साल तक हुई इस लड़ाई में इराक को नुकसान झेलना पड़ा और एक समझौते के साथ ये युद्ध खत्म हुआ। खोमैनी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे और अमेरिका से दुश्मनी और पक्की हो गई। यही वो समय भी था जब अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज, गल्फ वॉर और इजराइल फिलिस्तीन जैसे मसले पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था और इससे ईरान को लगने लगा कि एक बाहरी ताकत मिडिल ईस्ट के देशों में समस्या पैदा करवाने का काम कर रही है। उधर अमेरिका में 1981 में रोनाल्ड रीगन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर 444 दिनों बाद अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा गया, मगर दोनों देशों की दुश्मनी अपने चरम पर थी और अमेरिका किसी भी तरह खोमैनी सरकार के साथ सुलह के पक्ष में नहीं था। साल 1988 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ईरान का एक विमान दुबई जा रहा था, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने उसे मार गिराया, जिससे उस विमान पर सवार लगभग 290 पैसेंजर्स की जान चली गई, जिसमें 10 भारतीय भी शामिल थे। अमेरिकी सरकार ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने इस विमान को ईरानी लड़ाकू विमान समझकर मार गिराया और उनका किसी भी यात्री की जान लेने का कोई उद्देश्य नहीं था। ईरानी सरकार ने इसके बदले खुद के मिसाइल की टेस्टिंग शुरू कर दी ताकि अमेरिकी मिसाइलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ईरानी सरकार ने हमेशा इसे अमेरिका की बदले की कार्रवाई माना, जिसके द्वारा अमेरिका ने अपने नागरिकों को बंधक बनाने का बदला ईरान से उसके नागरिकों को मार कर लिया। यहाँ ये बात भी जानने लायक है कि ना ईरान की सरकार ने अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाने के लिए और ना अमेरिकी सरकार ने विमान को मार गिराने के लिए कभी ऑफिशियली माफ़ी मांगी। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट के कहने पर अमेरिका को सभी मारे गए लोगों के घर वालों को मुआवजा देना पड़ा था। 1989 में खोमैनी की मौत हो गई और उसके बाद अली खमनेई ईरान के सबसे बड़े नेता बन गए। यही वो समय था जब अमेरिका ने गल्फ देशों और मिडिल ईस्ट पर अपनी धाक जमाने की नीति बनाई और इराक पर हमला कर दिया। 1991 में कुवैत पर हमला करने के बाद इराक और अमेरिका आमने सामने आ गए। अमेरिका की सरकार सद्दाम हुसैन के शासन और उनके बढ़ती मिलिट्री पावर को कम करना चाहती थी और मानती थी कि सद्दाम हुसैन जानलेवा हथियारों को बना रहे हैं जिससे बड़े लेवल पर विध्वंस हो सकता है, लोग मारे जाएंगे। गनीमत यह है कि 8 साल तक युद्ध लड़ने के बाद ईरान ने इस बार इराक का समर्थन किया और अमेरिका को गल्फ के देशों के मसलों से दूर रहने की हिदायत दी। लेकिन आने वाले सालों में अमेरिका का सैन्य इंटरफेरेंस कई गुना बढ़ गया और इराक में अमेरिका ने बाकायदा अपनी सेना भेज दी, जिसने आगे चलकर अमेरिका और इराक के बीच युद्ध को जन्म दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2002 में इराक को एक्सिस ऑफ इविल यानी बुराई की धुरी कहा था। अमेरिका ने ईरान की सरकार पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। इन सब वाकयों के बाद ईरान ने अपना पूरा ध्यान अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगाया और इसी कोशिश में उन्होंने उस हथियार का परीक्षण और उसकी टेस्टिंग शुरू की जिसकी ट्रेनिंग उन्हें खुद अमेरिका से मिली थी। ये हथियार था परमाणु बम यानी कि एटम बम। ईरान के परमाणु परीक्षण को हमेशा अमेरिका ने संदेह की नज़र से देखा और इसे दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। हालांकि ईरान NPT यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा रहा है, जिसके कारण ईरान केवल विश्व शांति के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ईरान ने 1 दशक से भी ज़्यादा समय तक यूरेनियम का इस्तेमाल चोरी छुपे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किया था। 2003 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के इस कार्यक्रम की पड़ताल की, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान का विरोध करते हुए उस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन ये संघर्ष की स्थिति कई सालों तक चलती रही, जिसके कारण ईरान में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी पैदा हो गई। 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे महमूद अहमदीनेजाद ने इन प्रतिबंधों के विरोध में यूरोपीय ताकतों का समर्थन लेने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास बहुत अधिक सफल नहीं रहा। 2013 में सत्ता उनके हाथ से निकलकर हसन रूहानी के हाथ में आ गई। रूहानी ने नए सिरे से परमाणु कार्यक्रम पर बात करनी शुरू की। जुलाई 2015 में
ईरान ने अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की नींव रखी, जिसमें ईरान ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बिल्कुल कम कर दिया और ईरान ने परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग की बात कही। इस समझौते के बाद ये लगने लगा कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते अब कुछ सुधरने की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन ये शांति बहुत लंबे समय तक नहीं चली। 2016 यानी कि 2016 में अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हुआ और एक बार फिर अमेरिका में दक्षिणपंथी सोच ने अपना फन फैलाया। ट्रंप का मानना था कि ईरान ने ना ही अपनी सैन्य शक्ति में यानी कि मिलिट्री पावर में कोई कमी लाई है और ना ही अपने परमाणु हथियारों में, तो ऐसे में समझौता सिर्फ एक मजाक है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान की सेना दुनिया में अलग अलग देशों में लड़ाकों को सैन्य प्रशिक्षण दे रही है, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रही है और इनके 1.5 से 2 लाख सैनिक लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे कई देशों में फैले हुए हैं। अमेरिका ने कहा कि ईरान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो आतंकवाद को पोषित करता है, उसको फंड करता है। ईरान हर साल लगभग $1 बिलियन इन सैन्य कार्रवाइयों पर खर्च करता है। इस कारण अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ इस समझौते को रद्द कर दिया बल्कि ईरानी सेना की संस्था IRGC को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और ईरान पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही साथ अमेरिकी सरकार ने यह भी शर्त रखी कि जो देश ईरान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा उन्हें भी आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। यूरोपीय यूनियन ने इस बाबत दोनों देशों में सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास पूरी तरह से फेल रहे। इसके जवाब में ईरान ने भी अपने परमाणु परीक्षण को फिर से शुरू कर दिया, जिससे सुलह की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। ईरान आज भी अमेरिका को मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध के लिए जिम्मेदार समझता है, जिस कारण यमन, सीरिया, इजराइल, पैलेस्टाइन में अशांति है। इन देशों में अमेरिका और ईरान इनडायरेक्ट तरीके से आमने सामने हैं। यमन में अमेरिका सऊदी अरब के साथ है तो ईरान हुती विद्रोहियों के, अमेरिका इजराइल के साथ है तो ईरान हिजबुल्लाह और हमास के, सीरिया में ईरान सरकार के साथ है तो अमेरिका विद्रोहियों का साथ दे रहा है। हालांकि अभी तक ईरान और अमेरिका का डायरेक्ट सैन्य संघर्ष नहीं हुआ है, फिर भी कई बार ऐसे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न जरूर हुई है। लेकिन 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने बगदाद में काम कर रहे IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। इसके बाद ईरान ने ऑफिशियल रूप से युद्ध का ऐलान कर दिया है। हालांकि वास्तविक युद्ध जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तनातनी दोनों देशों के बीच अपने चरम पर है। ईरान ने अपने परमाणु परीक्षणों को बढ़ाते हुए उसे इतने बड़े स्तर पर ले जा चुका है जिसकी इजाजत इंटरनेशनल कानून में नहीं है। इसी एक टेस्टिंग के दरमियान ईरानी परमाणु कार्यक्रम के सबसे बड़े वैज्ञानिक में से एक मोहसिन फखरीजादेह की मौत हो गई। इसके पीछे कौन हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। इस पूरी सिचुएशन का फ्यूचर क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि अब ये मामला केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गल्फ के बाकी देशों और वेस्टर्न कंट्रीज का दखल, इस्लामी संगठन और डेमोक्रेसी की लड़ाई है। तेल का लालच है ही। अमेरिका के अभी के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सुलह के लिए वो तैयार हैं, बशर्ते ईरान अपने पुराने वादे पर वापस जाए जो 2015 में किया था। ये सुलह कब तक होगी और कब तक के लिए होगी, ये दोनों बड़े सवाल हैं, क्योंकि ईरान की सत्ता हमेशा खतरे में रही है और दुनिया जानती है कि अमेरिका कभी भी किसी भी देश के लिए एक अच्छा दोस्त लंबे समय तक साबित नहीं हुआ। लेकिन ईरान भी कम नहीं है। ईरान न केवल मिडिल ईस्ट में मिलिट्री पावर रखता है, बल्कि दुनिया में जाने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा ईरान और उसके साथी देशों से जाता है। ऐसे में ईरान को पूरी तरह अनदेखा करना भी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, बड़े देशों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए गजा पैलेस्टाइन मुद्दे पर भी दोनों देश बहुत सावधानी से कदम रख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि दोनों देश बातचीत के जरिए ही हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये थी मुख्य वजह है अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।